नमस्कार। आज हम लोग विश्व में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप में उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप को जानेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर सन 1750 से पूर्व बहुत कम जनसंख्या निवास करती थी। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि 15वीं शताब्दी तक यह महाद्वीप पुरानी दुनिया के लोगों के लिए अनजान बना रहा। दूसरी चीज़ ये भी जानिए कि उत्तरी अमेरिका में जो वहाँ की मूल जनजाति है वो है रेड इंडियंस। रेड इंडियंस आज भी पिछड़े हुए हैं और नाटी कद के हैं, जनजातीय हैं। उत्तरी अमेरिका की जो मूल प्रजाति, मूल जनजातियाँ जो हैं वो आज भी जो है सवाना के जंगलों में जो वहाँ पर रहकर तीर धनुष और जो है आदिम जीवन जी रही हैं। ये जो पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर जितने भी गोरे दिखाई देते हैं और इनकी जो जनसंख्या दिखाई देती है, ऑल आर यूरोपियंस। दे माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 15वीं शताब्दी तक महाद्वीप पुरानी दुनिया से अनजान बना रहा है। ये बात ये है इसलिए क्योंकि खोज नहीं हो पाई थी, कोलंबस नहीं खोज पाए थे और 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न भागों से उत्तरी अमेरिका में अप्रवास के कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। अभी मैंने बताया कि यूरोप से ही पूरी दुनिया में लोग माइग्रेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ के चीज़ों पर कब्जा कर लिया। 1750 में उत्तरी अमेरिका की कुल आबादी जो थी वो 10 लाख थी, जो 1860 में बढ़कर 60 लाख हो गई और 1850 में बढ़कर वो जो है 260 लाख और 1900 में जो बढ़कर 810 लाख हो गई। वास्तव में उत्तरी अमेरिका में सन 1750 से 1900 तक के मध्य में जो अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली, उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि यूरोपियन प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अस्थायी रूप से जाकर बस गए। उदाहरण जब हम लेते हैं तब ये पाते हैं कि 1830 से 1840 के मध्य की, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो उत्तरी अमेरिका में प्रति वर्ष जो है 60,000 प्रवासी यूरोपियन देशों में आकर बस गए, जबकि सन 1900 से 1910 की समयावधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष आने वाले प्रवासियों की संख्या जो हो गई वो 8.8 लाख तक जाकर पहुंची। कारण यही रहा कि 1900 से 1950 के मध्य अमेरिका की कुल जनसंख्या जो है दोगुनी वृद्धि हो गई। 1950 के बाद उत्तरी अमेरिका में तीव्र वृद्धि के कारण जो है क्या हुई, मृत्यु दर में गिरावट आने लगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ना कम रहा। 1950 के बाद जो देखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट आना प्रारंभ हो गई। इसका प्रमुख कारण एक ये रहा कि प्रवास में भारी कमी आ गई। दूसरी ये है कि उत्तरी अमेरिका के दो देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विकसित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों में गिरावट देखी गई। 1960 में उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या लगभग 20 करोड़ और 50 से 60 के मध्य जो जनसंख्या में वृद्धि रही वो 18.6% की दर से देखी गई। सन 1970 में उत्तरी अमेरिका में यह बढ़कर 23 करोड़ हो गई, जो 60 से 70 के मध्य 25.5 करोड़ हो गई, जबकि 70 से 80 के प्रतिशत की जनसंख्या की जो वृद्धि देखने को मिलती है पुनः घटकर 10.4 पर आ गई। सन 1990 में कुल जनसंख्या उत्तरी अमेरिका की जो थी वो 28.2 करोड़, जबकि 80 से 90 के मध्य में ये प्रतिशत जो रहा 9.5% देखने को मिला। लैटिन अमेरिका देश में जनसंख्या वृद्धि का देखने को जो प्रतिरूप देखने को हम पाते हैं, उत्तरी अमेरिका की तरह लैटिन अमेरिका में भी जो देश आते हैं वो प्रमुख है दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र के नामों को विशेष तौर पर सम्मिलित करता है। मानवीय जनसंख्या का जमाव 1750 के बाद ही पूरी दुनिया में यदि देखें तो प्रारंभ होता है और यहाँ पर भी जो है माइग्रेट करके यूरोपियंस जो है यहाँ पर आए।
1750 में लैटिन अमेरिका की कुल अनुमानित जनसंख्या जो थी वो लगभग 1 करोड़ थी, जो 1800 में बढ़कर 2.3 करोड़, 1850 में 3.8, 1900 में बढ़कर 7.4 करोड़ यहाँ की जनसंख्या हो गई। क्यों? क्योंकि लगातार लोग माइग्रेट कर कर बढ़ते चले गए। 1750 में लैटिन अमेरिका में विश्व की केवल 1.3% जनसंख्या रहती, जो कि 1900 में बढ़कर जो है 4.5% रह गई। सन 1900 के पूर्व जब लैटिन अमेरिका की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के अलावा देशों में लैटिन अमेरिका के विभिन्न भागों में बृहद स्तर पर जो मानव प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान देखा गया, जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा, 1900 से 1950 के मध्य देखते हैं लैटिन अमेरिका में जनसंख्या में दोगुने से भी अधिक वृद्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप 1950 में लैटिन अमेरिका की जनसंख्या 16.8 करोड़ हो गई। 1960 में लैटिन अमेरिका की जनसंख्या बढ़कर 22 करोड़, 70 में 30, 80 में 36.3 और 90 में 44.8 करोड़। 2000 में लैटिन अमेरिका की जनसंख्या बढ़कर हो गई 53 और 10 में 2010 में 60, 18 में 65 करोड़। ये जो है लैटिन अमेरिका के देशों की स्थिति रही। और लैटिन अमेरिका में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का जो कारण रहा, हमारे महाद्वीपों की समस्त देशों की अर्थव्यवस्था का विकसित होना, विकासशील होना माना जाता है। लैटिन अमेरिका में अधिकांश राष्ट्रों में कृषि क्षेत्र और यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के होने के कारण उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है टेक्नोलॉजी अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाई थी, जिसके कारण यहाँ पर आधे से अधिक जो जनसंख्या थी, पहले से ही जनसंख्या खाद्य आपूर्ति में विशेष सफलता प्राप्त की कृषि टेक्नोलॉजी के चलते। वहीं साथ ही साथ हम देखते हैं कि चिकित्सीय सुविधाओं में भी विस्तार होने के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि में तेजी से सुधार हुआ और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन जन्म दरों में अपेक्षाकृत धीमी गिरावट देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में धीमी वृद्धि की अनुभव की गई। सन 1900 में लैटिन अमेरिका में विश्व के केवल 4.5% जनसंख्या निवास करती थी, जो 18 में लैटिन अमेरिका में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर जो 9.5% हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत का प्रतिरूप। पुरानी दुनिया में अगर एक तरीके से कहा जाए तो अफ्रीका जो देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा भूखंड जो है हमको पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलता है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जो है वहाँ पर उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। उसके पीछे जो कारण क्या है कि वहाँ पर जो आदिवासी जनसंख्या है, वहाँ पर जो है आज भी वो प्राइमरी स्टेज में हंटिंग, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग की स्टेज में वहाँ पर जीवन यापन कर रही है। दूसरा जो है वहाँ पर अंधविश्वास, मेडिकल साइंस का भी डेवलपमेंट न हो पाना, ये सारी चीज़ें हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्से ही जो है बहुत ज़्यादा विकसित देखने को मिलते हैं, जो विकसित हैं, विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पर हम देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ पर जो है जनसंख्या अभी प्राइमरी स्टेज की स्थिति से गुजर रही है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। सन 1750 से अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या जो थी वो 10.6 करोड़ थी, और जो अगले 100 वर्षों तक मतलब 1850 तक 11.1 करोड़ ही हो पाई। इसका जो मुख्य कारण था 1750 से 1850 के मध्य, हालांकि अफ्रीका के अधिकांश देशों में जन्म दर अधिक देखने को मिलता है, लेकिन चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव, निम्न स्तरीय उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी उच्च रही, जिसके कारण जो है बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर 0 हो गए। इसलिए भी वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि जो है नहीं हो पाई। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या में जो वृद्धि देखी गई वो 13.3 करोड़ और
1950 में 22.9 करोड़ जनसंख्या ही देखी गई। इसी तीव्र वृद्धि के लिए चिकित्सा सेवाओं में सुधार के गुंजाइश देखी गई, जिस कारण मृत्यु दर कुछ कम होने से सफलता मिली। निसंदेह हम देखते हैं कि 1750 से 1950 के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या के विश्व के अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। कारण क्या है? 1750 में अफ्रीका में विश्व की 13.4% जनसंख्या जो थी वो घटकर 8.1% ही रह गई। 1950 तक अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका संघ को छोड़कर पिछड़ी अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे या प्रयासरत थे। अगर यहाँ की सरकारों ने या यहाँ के लोग जो है अगर प्रयास किए होते तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अगर आज ये भी जो है विकसित अर्थव्यवस्था में रहती तो जंगल ज़मीन और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं निश्चित तौर पर पृथ्वी पर समाप्त हो गए होते। इस कारण एक और 1950 के बाद सेवाओं चिकित्साओं का विस्तार और सुविधा के कारण जो है मृत्यु दर में भयंकर कमी आने लगी और जन्म दर यथावत रही। दूसरी ओर अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र में कृषि उत्पादन और कृषि कार्य में विशेष जो है सुधार देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने जीवन को, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर को जो है सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने में सफल हो जाते हैं, जिससे महाद्वीप को राष्ट्र से पहले अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम हो गए। यही कारण रहा कि 1960 में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या बढ़कर 28.3 करोड़ हो गई, जो 70 में बढ़कर 36.6, 80 में 47.8, 1990 में 64.2 करोड़ और 2000 में 80.8 करोड़ जनसंख्या देखने को मिली। 2010 में अगर हम देखते हैं तो 103.1 करोड़ जनसंख्या, 18 में 128.4 करोड़ जनसंख्या हो गई और 1950 से 2018 के मध्य जो हम देखते हैं 68 वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या हो गई वो 5 गुने से भी ज़्यादा तेज़ी से अर्थ वृद्धि की। उक्त अवधि में जो देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के साथ जनसंख्या की प्रतिशत में जो वृद्धि होती है वो 1990 तक की सतत वृद्धि देखने को मिलती है। 1950 से 60 तक के दशक में जनसंख्या का कुल प्रतिशत वृद्धि जो था वो 23.6%, 60 से 70 के बीच में जो देखते हैं वो 29.3, 70 से 80 के बीच में वो बढ़कर 30.6% हो जाता है। क्योंकि आदमी जब अर्थव्यवस्था उसकी सुदृढ़ हो जाती है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो अपने टेक्नोलॉजी का भी विकास करता है, अपने जीवन स्तर में सुधार करता है, अच्छे से अच्छी चीज़ों को ले आता है, अच्छी बीज ले आता है, अच्छे टेक्नोलॉजी ले आता है और अच्छी सोच भी पैदा कर लेता है। तो निश्चित तौर पर हर चीज़ में जब सुधार होने लगता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और जीवन स्तर में पॉलिटिकल, तो वो निश्चित तौर पर हर चीज़ें सुव्यवस्थित दिखने लगेंगी और वो भी अच्छा दिखने लगेगा। विश्व के समस्त महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि जो हो गई सर्वाधिक पहुंच गई। कारण क्यों? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूसरे शब्दों में यह हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तथा 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या में विश्व के अन्य महाद्वीपों की तुलना में सर्वाधिक तेजी के साथ वृद्धि देखी गई। एक तरीके से कहें अगर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलने लगी। यही कारण है कि 1950 में जहां अफ्रीका में विश्व के केवल 8.8% जनसंख्या निवास करती थी, 18 में वह जनसंख्या बढ़कर 16.6% देखने को मिली और भयंकर रही। 18 में अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर में 35 तथा 9 मृत्यु दर में 9 प्रति हजार रही, जबकि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जो देखने की मिलती है वो 2.6% रही। अन्य महाद्वीपों की तुलना में यह पूरी पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा। आज की डेट में भी यदि अफ्रीका अगर विकसित हो जाए तो वो पूरी दुनिया का सबसे समृद्धशाली
क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि उसके पास आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं, इसमें संदेह नहीं है। अगर वो अपने ह्यूमन पावर का, अपने मैन पावर का, अपने नेचुरल पावर का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का 100% के बदले वो केवल 60% या 40% अगर पूरा उपयोग कर ले तो दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ओसेनिया में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप। ओसेनिया ग्रुप में जो आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एवं उत्तर पूर्व में स्थिर जनसंख्या प्रशांत महासागरीय द्वीप सम्मिलित किया जाता है। ये हैं ओसेनिया ग्रुप्स। इस क्षेत्र में विश्व के कुल भूभाग का 6% ही क्षेत्रफल है। ओसेनिया क्षेत्र 16वीं शताब्दी से पूर्व विश्व के पूर्व मानचित्र पर नहीं था। 16वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया तथा इसके निकटवर्ती द्वीपों में की खोज में पूर्व के क्षेत्रों में अधिकांश जनविहीन तथा अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र देखने को मिला। 1750 में जब हम जाते हैं तो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो थी देखने को मिली वो 20 लाख देखने को मिली। अगले 100 वर्षों में कोई वृद्धि ही नहीं हुई। 1850 के बाद यूरोपियन लोग, विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्य ने बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आए। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि पूरी पृथ्वी पर यूरोप के लोग माइग्रेट कर जो है उपनिवेश का बनाए, कॉलोनीज इस्टेब्लिश किए, वहाँ गए, वहाँ पर शासन किया, वहाँ के लोगों का शोषण किया, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण किया और वहाँ की चीज़ों को हड़प कर अपने देशों में ले गए। जैसा कि हम भी जानते हैं कि हम कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। तो ये हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर घूम के गए और माइग्रेट किए, लेकिन हमारे यहाँ से भगा दिए गए और बाकी जगह से जो है वो वहाँ पर जाके इस्टेब्लिश हो गए, जाकर बसने लगे। फलस्वरूप 1900 में ओसेनिया की जनसंख्या 60 लाख हो गई। 1750 से 1900 के मध्य 150 वर्षों की अवधि में क्षेत्रफल और जनसंख्या में इनकी 3 गुना वृद्धि हो गई, लेकिन इस अवधि में इस क्षेत्र में केवल जनसंख्या 40 लाख जनसंख्या की ही वृद्धि हो पाई। 1750 में इस क्षेत्र में विश्व की कुल जो है 0.03 जनसंख्या निवास करती थी। 1900 में विश्व की प्रतिशत बढ़कर हो गई 0.4 तक हो पाई। ओसेनिया क्षेत्र में 1900 से 2018 में 128 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो 7% जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली, जिसमें प्राकृतिक योगदान बड़ा कम रहा, जबकि विदेशों से आप्रवास का उल्लेखनीय योगदान रहा। सन 1950 से ओसेनिया क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़कर 127 लाख, 60 में 158, 70 में जो है 197, 80 में 230 लाख, 1990 में बढ़कर 265, 2000 में 312, 2010 में 383 लाख, 18 में 410 लाख और 68 वर्षों का 1950 से 2018 के मध्य देखें ओसेनिया क्षेत्र की जो जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलती है वो 3 गुने से ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस क्षेत्र में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत जो हुआ 0.5% सन 1950 से 1918 तक यथावत कायम रहा। विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, तो जब हम प्रवृत्ति देखते हैं जो है ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, तो विकसित और विकासशील देशों में जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। विकसित देशों में आर्थिक संपन्नता पाई जाती है, यहाँ पर न्यून जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। इसके विपरीत विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। 1960 से 94 के मध्य कम विकसित देशों में वृद्धि दर जो थी वो 2.2%, जबकि विकसित देशों में 0.8% की जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। 94 से 2000 के बीच विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या
वृद्धि दर 2.2% से घटकर 1.7% हो जाती है, जबकि विकसित देशों में ये 0.3% रह गई। क्योंकि जो विकसित होता है वो जो है अपने सुख संपत्ति और वैभव के बारे में सोचता है, जो गरीब होता है वो अपने परिवार के बारे में या बच्चा पैदा करने के बारे में, ज़्यादा लड़कों के बारे में सोचता है, इसलिए उसकी जनसंख्या जो होती है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। 2018 में विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की जो वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर देखने को मिलती है वो 1.4%, जबकि विकसित राष्ट्रों में 0.0% रह गई। स्पष्ट है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जो वृद्धि दर है वो निम्न है। यही नहीं, विश्व के अधिकांश विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या या तो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है या जनसंख्या के आकार में लगातार ह्रास होता जा रहा है। वर्ष 2018-19 में विश्व के देशों में जनसंख्या की वार्षिक स्थिति जो थी वो नगण्य के बराबर रही, जबकि विकासशील देशों में 8.9 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो गई। यह बताता है कि क्या स्थिति है कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों की। यही नहीं, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या में हो रही वृद्धि का लगभग 98% योगदान विश्व के विकासशील राष्ट्रों का रहता है। अब विश्व में जनसंख्या की वृद्धि की मुख्य समस्याएं क्या है? अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में यदि हम देखते हैं तो जनसंख्या की जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है वो 3 शताब्दी पूर्व तक संसार में मानव के आदिकाल से लेकर 10 लाख वर्षों तक तेजी से बढ़कर 55 करोड़ हो सकी थी, जबकि पिछले 3 शताब्दियों में यह जनसंख्या बढ़कर 2018 में 765 करोड़ हो गई और अब यह प्रत्येक 60 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। यदि उसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो 2050 तक जो जनसंख्या होगी वो 985 करोड़ हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ा के अनुसार विश्व जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें प्रतिवर्ष 8.2 करोड़ लोग निरंतर बढ़ रहे हैं। 2018 तक वर्षों में विश्व की जनसंख्या 147 करोड़ की वृद्धि देखी गई। 3 शताब्दियों पूर्व विश्व जनसंख्या का जो अचल अवस्था में थी, इस समय उच्च मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि नहीं होने देती थी, लेकिन पिछले 300 वर्षों में जो हम स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की में क्रांतिकारी सुधार देखने के मिलते हैं उसमें मृत्यु दर में भयंकर गिरावट आ जाती है और जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि दर निरंतर भयावह होती चली जाती है। विद्वानों का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहकर संबोधित किया जाता है। और जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति होती है वो बहुत ही भयावह होती है। सीमित स्थल के क्षेत्र, चूँकि प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या का भरण पोषण होता है, उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। पृथ्वी सीमित है, मानव जो है असीमित अगर बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर किसी की वृद्धि होगी तो कृषि का ह्रास निश्चित होगा। यदि आदमी बढ़ेगा तो पृथ्वी का आकार उसके लिए छोटा होता जाएगा। साथ ही साथ पृथ्वी पर समस्त क्षेत्रफल साथ ही साथ जो है समस्त क्षेत्रफल जो है वो 13.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर भी बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के लिए अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों की मांग की बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि मनुष्य बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो संसाधनों को समाप्त करते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि सीमित क्षेत्रफल जनसंख्या का तनाव तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण जो है वो प्राकृतिक संसाधन लगातार समाप्ति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम अपने ही शहर में देखते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो नदियों के पेटे में या नदियों के ड्रेनेज पैटर्न में भी आदमी घर बनाता चला जा रहा है और नतीजा इसका भयावह है, देखने को मिलता है। आप पूरी दुनिया में नदियों में के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं या बिहार में आप बराबर देखते हैं और ये सुनने को मिलता है कि कोसी ने
जो है अपने पुराने पैटर्न को अपना लिया या पुराने प्रतिरूप को अपना लिया, तो उससे लाखों करोड़ों घरों को, लोगों को, धन जन का नुकसान होता है। क्योंकि जब आप किसी के घर में जाके बसेंगे तो निश्चित तौर पर वो भगाएगा और वो नष्ट कर देगा। लेकिन प्रकृति और मनुष्य का ये संघर्ष निरंतर चलता ही रहता है। कल एक और घटना बड़ी मज़ेदार मैं आपको बताऊं। कल मैं डिस्कवरी देख रहा था और एक पक्षी होती है स्टार बर्ड। स्टार बर्ड गौरैया जितनी बड़ी, इतनी बड़ी होती है और वो जो उड़ने की जो उसकी रफ्तार है वो 50 से लेके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो उड़ती है। और ड्रैगन फ्लाई जैसे जो कि वो 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो भी उड़ता है, उसको पकड़ने खाने में वो सफल रहती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि स्टार बर्ड जो होती है वो अपने परिवार को बचाने के लिए, चूँकि जितना संघर्ष हम पृथ्वी पर देखते हैं उतना ही संघर्ष प्राणी जगत में भी है। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जो संघर्ष करता है वही बच पाता है। स्टार बर्ड, आप कल्पना करिए कि इतनी छोटी सी पक्षी, चोंच उसकी बड़ी नुकीली होती है, खतरनाक होती है। चील, बाज, कौवा, अन्य खतरनाक पक्षी जो कि उसके घोंसले में छोटे छोटे बच्चे, जिनको कि 1 मिनट में रसमलाई की तरह दूसरे पक्षी खा सकते हैं, हिंसक पक्षी, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी खतरनाक ढंग से वो अटैक करती है कि चील, बाज और कौवे की गर्दन पर, यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं कि अटैक कर कर वो अपने घोंसले के पास नहीं आने देती है और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करके अपना भी जीवन और अपने बच्चों का भी जीवन बचा ले जाती है। स्टार बर्ड, उसके घोंसले के पास कोई भी हिंसक पक्षी आने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। बहुत छोटी सी पक्षी, सर्च करिएगा नेट पर, स्टार बर्ड। जो मनुष्य जीवन में संघर्ष करता है वही आगे जाता है। संघर्ष आपके और हमारे बीच में ही नहीं है। संघर्ष केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि हर जगह संघर्ष। आप खेती कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और पूरे भारत देश में एक जो आंकड़ा है, मात्र 11% लोग ही नौकरी कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि 81% या 89% लोग बिना नौकरी के जीवन जी रहे हैं हिंदुस्तान में, और बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नौकरी के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलेंगे कि 10% लोग अगर होशियार हैं तो 90% लोग मूर्ख हो ही नहीं सकते, क्योंकि 90% लोग होशियार हो सकते हैं, 10% लोग मूर्ख हो सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, तब हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं और किसी भी फील्ड में जी सकते हैं, और इसकी ज़रूरत है। और ये जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बेहतर जीवन की तरफ जा पाएंगे और अपने अच्छे कार्य को कर पाएंगे और किसी भी फील्ड में हम कर पाएंगे। और स्टार बर्ड जैसी पक्षियों से हमको जीवन की प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन में हर कदम पर हमारे पास संघर्ष है। चलिए आगे चलते हैं। असमान वितरण। असमान वितरण, चूँकि पृथ्वी पर इतनी बड़ी पृथ्वी हमारे पास है, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। पृथ्वी के केवल 14% जनसंख्या 90%, 14% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि का जो दबाव है वो 14% भाग पर पड़ा हुआ है। चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश सघन जनसंख्या वृद्धि दर के कारण ये पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। और ये कृषि उत्पादन में भी जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, चूँकि जो है यहाँ पर जनसंख्या जो है भरण पोषण की कृषि करती है और
जो है इसीलिए जो यहाँ जीवन निर्वाह कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। जनसंख्या वृद्धि में असमानता, तो जनसंख्या वृद्धि में असमानता हम देखने को मिलते हैं कि जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जो विकसित और अत्यधिक विकसित राष्ट्र हैं वहाँ जनसंख्या आज भी 0.0 निगेटिव -3 -4 पॉइंट में देखने को जनसंख्या मिलती है। बिना बसे हुए भू क्षेत्रों को अगर देखें तो पूरी पृथ्वी पर बिना बसे हुए स्थल भाग जो हैं वो 65% भाग रखते हैं। इनमें जो मुख्य रूप से हैं वो हिमाच्छादित अस्थायी तुषार भूमि, मरुस्थल, पर्वत एवं अति उष्ण आर्द्र वन सम्मिलित किए जाते हैं। बिना बसे हुए भागों को भविष्य में जनसंख्या नहीं रह पाएगी क्योंकि यहाँ की इतनी कठोर जलवायु है कि वहाँ पर मानव या तो जीव जंतुओं का रहना और उसके ऊपर विजय पाना असंभव है। यदि मान के चलिए आने वाली पीढ़ी यदि जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगी या फिर जो है वहाँ पर बसाव के बारे में सोचेगी तो निश्चित तौर पर जो है पूरी पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी। प्रकृति और मानवीय प्रतिबंध। दुबे जी नमस्कार। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक एवं संसाधनों को धारण नहीं कर पाता तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन इतना गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। गृह और बाह्य युद्ध जो होता है जनसंख्या इसके चलते कम हो जाती है। जनसंख्या के भार का भावी भय और राजनीतिक प्रतिबंध। नए बसे देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और रूस जनसंख्या अब भी कम है। इसके पीछे जो कारण है कि इनके यहाँ जो है पॉलिसी श्वेत और ब्लैक की पॉलिसीज़ लगाई जाती है और इस पॉलिसीज़ के पीछे जो कारण है कि इनकी भयग्रस्तता, इनका डर, ये सोचते हैं कि ब्लैक लोग पूरी दुनिया से या दूसरे लोग हमारे महाद्वीप पर आएंगे तो हमारे रोजगार, हमारी जनसंख्या, ये सब में दिक्कत खड़ी कर देंगे और आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों में जो है बंटवारा हो जाएगा। इसी के चलते जो है ये संसाधनों को ये न बंटवारा हो पाए, ये कड़ी से कड़ी नीतियाँ लगाते हैं और विदेशों से लोग। सुधीर सर को प्रणाम। अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही 45 करोड़ अतिरिक्त जनसंख्या को अच्छी तरह भरण पोषण प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस नए देशों में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को देखकर अपने देशों में एशियाई तथा अफ्रीका देशों पे लोगों पर अप्रवासी प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, नए देशों को सघन जनसंख्या वाले देशों पर आक्रमण का भी भय लगातार लगा रहता है। जनसंख्या समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश निश्चित तौर पर बहुत भयंकर वृद्धि कर रहे हैं। यद्यपि कि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि को घटाने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और उसमें जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि पहला पॉइंट। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बताया कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 पॉइंट को सुझाया। उसमें उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, अच्छे से अच्छे जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक फसलों को उत्पादित किया जाए, मशीनों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, जैविक खेती का प्रयोग किया जाए, मत्स्य का, पशुपालन का उत्पादन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए, बाजार को विकसित किया जाए, जिसके चलते जो है वो
जनसंख्या जो होगी वो माइग्रेटेड होने से रुकेगी भी, जनसंख्या का जो है भरण पोषण भी अच्छी तरीके से होगा, जीवन भी अच्छी तरीके से जिएगी और जो है हर तरीके की सुविधा उसको उपलब्ध हो पाएगी। औद्योगिक विकास, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जब सरकार इस पर ध्यान देगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव होगा वो निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे, जो है उसमें गाय, भैंस और जो है अनाजों का उत्पादन और व्यापार, परिवहन, संचार, व्यापार, विकास, साथ ही साथ संसाधनों के समुचित उपयोग लगातार करते रहने की ज़रूरत है। कृषि, खाद्यान्नों की आपूर्ति के साथ व्यापारिक फसलों का भी जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लगातार तो बहुत जगहों पर मेडिकेटेड कृषि को भी जो है लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहीं पर अगर आप देखेंगे गाजीपुर के बहुत सारे क्षेत्रों में, बाराबंकी में, यहाँ पर मेडिकेटेड एग्रीकल्चर को भी सरकार प्रोत्साहित दे रही है। बागाती कृषि को सरकार लगातार प्रोत्साहित दे रही है। केले की खेती हो गई, सूरन की खेती हो गई या अन्य तरीके की बागाती कृषि को भी लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है और इसका लोगों को ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है और लोग नगरों की तुलना में गाँव में आकर रहने में और अपनी कृषि करने में बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। यदि हम किसी कंपनी में या किसी नौकरी में 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक काम करते हैं तो एक निश्चित सैलरी पाते हैं, लेकिन अगर हम जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम साल में 2 लाख से 10 लाख तक सामान्य प्रॉफिट पर रहेंगे और लोग कर भी रहे हैं। नगरीकरण की समस्या को धीरे धीरे हल करने की तरफ लगातार सरकारें अग्रसर हो रही हैं। ऐसा पाया जाता है कि जनसंख्या नगरों में बड़े जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा है, जिसको कम करने की ज़रूरत है। जापान सहित विश्व के अनेक देशों ने बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल करने लिए बड़े औद्योगिक नगरों का विकास किया, जिससे देशों की वृद्धि जनसंख्या को कम किया जा सके। अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अपने यहाँ यदि हम ले लें तब हम पाते हैं कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, हरियाणा या आसपास के 10-20 किलोमीटर की रेंज के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक जैसी मार्केट, एक जैसा सामान, एक जैसा दाम करने के पीछे कारण क्या है कि जो मेन हब है, दिल्ली जैसा जो मेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके वो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके, वहाँ पर जो है भीड़ के आतंक को ख़त्म किया जा सके। अगर यही काम गांव में ले जाके कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए शहर की जो जनसंख्या है वो गांव में नहीं जाएगी। और अगर गांव में ही हम जो है उद्योग को खड़ा कर देंगे, शहर के उद्योगीकरण को ले आएंगे और वहाँ से सामान का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोग शहरों में तरफ जो है विमुख होकर गांव की तरफ अग्रसर होंगे। शिक्षा के प्रसार की ज़रूरत, तो जब शिक्षा का प्रसार हो जाता है तो रूढ़ियों का अंत होता है और नई प्रवृत्तियों का जन्म होता है। अशिक्षित समाज में जनसंख्या अधिक तेज़ी से बढ़ती है और शिक्षित समाज में वो इस बात को जानते हैं कि परिवार को हम अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी। कम ही रहें, लड़का रहे लड़की रहे, पढ़ाएं लिखाएं, उनको आदमी बनाएं तो निश्चित तौर पे वो हमें जनसंख्या जो होगी एक संसाधन के रूप में काम करेगी। साथ ही साथ शिक्षा द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो प्रगति देखने को मिलती है उससे मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है और वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर दृष्टि से सुदृढ़ हो जाता है। अधिक उम्र में विवाह से जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है, एक तो यह है कि आदमी या औरत या समाज हमारा शिक्षित हो जाता है। लड़के देर से पैदा होते हैं, जनसंख्या वृद्धि रुकती है। अब तो सामान्यतया 30-32 हर बिरादरी में हो गई है, हर कास्ट में हो गई है। 18 से 20 की उम्र में पहले जहां बच्चे माँ बन जाती थी, आज भारत सरकार ने 20, 18 और 21 का जो आंकड़ा रखा है उसके अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं
और उसकी वजह से निश्चित तौर पर मान के चलिए कि विश्व में या भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत सारी रुकावट आई है। दक्षिण अफ्रीका के देशों लड़के लड़कियों में विवाह की आयु जो है वो 20 से 25 वर्ष करने से विश्व की जनसंख्या वृद्धि को दर को कम किया जा सकता है, ऐसा मानना है। स्थानांतरण माइग्रेशन, यूरोप के अधिकांश देशों ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का हल स्थानांतरण द्वारा ही निकाला। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना आदि देशों में आकर यूरोपियों ने वहाँ के संसाधनों को विकसित कर भरपूर उपयोग किया। और यही नहीं, यदि यहाँ स्थानांतरण न हुआ होता तो आज यूरोप की जनसंख्या एशिया से अधिक होती, परंतु यूरोपियनों ने श्वेत नीति को अपनाकर एशियाई देशों के लोगों को स्थानांतरण की समस्या को समाप्त कर दिया। अपने यहाँ भी अगर हम देखें तो एक राज्य दूसरे राज्य मतलब पूरे भारत राज्य को देखें तो राज्य भी पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियों में, काम में, हर जगह जो है वो पार्शियलिटी बरतते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण ये है कि अगर एक राज्य वाला दूसरे राज्य में जाकर का जाएगा तो नौकरी करेगा, साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का संकट खड़ा कर देगा। एक सीधा उदाहरण बिहार के लोगों को ले लीजिए। बिहार के लोग या प्रकृति जिसकी भी भयावह होती है, खतरनाक होती है, या प्रकृति जिसके साथ तांडव मचाती है, वो निश्चित तौर पर वो लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। इसका सीधा उदाहरण आप देख लीजिए। एक पशु जो खेत में घूम रहा है या छुट्टा खुला हुआ है और एक पशु जो आपके घर में बंधा हुआ है, अगर बाहर वाले पशु को आप डंडा दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके डंडे को देखकर जान जाएगा, जागरूक हो जाएगा कि हमको मारने के लिए आ रहा है, वो बहुत दूर भाग जाएगा। और जो आपके घर में बंधा हुआ पशु है वो खूब प्रेम से वहीं खड़ा रहेगा और कई लाठी मार खा जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो वो है कि रोज़ 10 डंडा वो मार खाता है। प्रकृति में उसको एक्सपर्ट बना दिया, होशियार बना दिया। बिहार में भी लगातार बाढ़ की क्रांति आने से निश्चित तौर पे मान के चलिए कि बाढ़ आने से वो माइग्रेट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते हैं, संघर्ष करते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। आज अगर आप अपने हिंदुस्तान में भी देखें, नौकरियों में देखें, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में देखें, कहीं भी देखें तो बिहारी सबसे नंबर 1 पर है। कारण क्या है कि उन्होंने संघर्ष प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा किया। पूरी पृथ्वी पर जो संघर्ष ज़्यादा करेगा वो निश्चित आगे जाएगा। सड़क पर देख लीजिए, जो भिखारियों के बच्चे हैं या सड़क पर जो है रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके बच्चे दिन भर नंगे घूमते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारे आपके परिवार में पलने वाले जो बच्चे हैं, जब वो सर्दी कपड़ा पहनने के बावजूद भी उनको सर्दी जुकाम बुखार दुनिया भर के रोग घेर लेते हैं। कारण क्या है कि वो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, और जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करेगा निश्चित तौर पे मान के चलिए कमज़ोर होगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे वो बहुत सारी विधियों का अब बाकी कल बताया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में बहुत ज़्यादा व्यवधान आया, इसके लिए क्षमा। नमस्कार।